अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेशेंट बिलिंग और कलेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। हमारा रेवेन्यू साइकिल जैसे हमने देखा था कि एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन से स्टार्ट हुआ है और पेशेंट बिलिंग पे जाके एंड हो रहा है। तो आज हम ये लास्ट देख रहे हैं। कल हमने अपील ड्राफ्टिंग देख लिया था। पेशेंट बिलिंग बेसिकली छोटी सी एक स्लाइड है, 7 इसकी स्लाइड्स है। छोटा सा ये टॉपिक है। हम टिपिकल देख रहे हैं कि पेशेंट बिलिंग कितनी होती है और क्या क्या चीजें जारी होती हैं। पेशेंट बिलिंग एक्चुअली होता क्या है? पेशेंट की लाइबिलिटीज के लिए जो उसको हम बिल करते हैं, पेशेंट बिलिंग क्या है? पेशेंट की लाइबिलिटीज के लिए नोटिफाई कराना। अब पेशेंट की लाइबिलिटीज क्या होती हैं? पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कोपे, को इंश्योरेंस और डिटेक्टिबल, और ऐसी तमाम चीजें जो पेशेंट के प्लान में कवर नहीं थी, सर्विसेज अगर उसने ले ली हैं तो उसके लिए भी पेशेंट को बिल किया जाता है। अब पेशेंट लाइबिलिटीज में आप जो चीजें देखेंगे पेशेंट स्टेटमेंट की पूरे प्रोसेस के अंदर, तो उसमें क्या होगा? स्टेटमेंट और इनवॉइसेस। इनवॉइसेस और स्टेटमेंट क्या होती हैं? एक इस तरह की स्टेटमेंट होती है जिसमें जो प्रोसीजर परफॉर्म किया होता है उसकी डिटेल, इंश्योरेंस की पेमेंट और पेशेंट की लाइबिलिटी, सारी चीजें जो है क्लियरली बताई गई होती हैं। वो एक पेपर की फॉर्म में या जो आपकी ईमेल, पेशेंट की ईमेल में जा सकती हैं, या फिर आपकी ई स्टेटमेंट का एक फीचर होता है, ई स्टेटमेंट्स के थ्रू चली जा सकती हैं। तो ये पेशेंट को क्या होता है, रिमाइंड कराया जाता है कि आपकी लाइबिलिटीज हैं, आप इसको पे कर लें। यहाँ अगर आप देखें तो ये एक पेशेंट स्टेटमेंट है, एक पेशेंट को भेजी गई है। ये इसके अंदर देखिए इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है जी पेशेंट का एड्रेस है, दूसरी साइड पे डॉक्टर का एड्रेस है। इनवॉइस का नंबर है, डेट जब वो इशू हुआ है वो है, ड्यू डेट है, उसके बाद अमाउंट है, टोटल कितनी लाइबिलिटीज थी। यहाँ नीचे अगर आप आओ तो यहाँ पे जो है डिफरेंट प्रोसीजर कोड्स लिखे हुए हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, बिल्ड अमाउंट टोटल लिखी हुई है, इंश्योरेंस ने कितना पे किया और कितनी को इंश्योरेंस को पे छोड़ी हुई है। ये ऊपर जितने भी है वो कोपेस हैं, और सबसे आखिर में जो है वो 164 जो है वो डिटेक्टेबल में इसने कवर किया है। ये सारी डिटेल्स जो होती हैं वो पेशेंट स्टेटमेंट के अंदर होती हैं, ताकि पेशेंट को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैंने वहां पे किया हुआ था, इंश्योरेंस से कितना पे किया, दोबारा से कॉल करके वो इन चीजों को बार बार ना पूछे, उससे कंफ्यूजन ना हो। तो पेशेंट स्टेटमेंट हमेशा क्लियरली बता रही होती है कि टोटल बिल्ड अमाउंट कितनी थी, इंश्योरेंस ने कितना पे किया, कितना पोर्शन एडजस्ट हुआ और कितना पोर्शन जो है पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कवर हुआ है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो जो नॉर्मली हमारी पेशेंट स्टेटमेंट के साइकिल के अंदर जो चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं वो होती है, एक हमने देख ली कि पेशेंट स्टेटमेंट क्या थी। दूसरी बैलेंस रिमाइंडर कॉल्स होती हैं। Subsequent to the patient statement, patient are also notified through the balance reminder call. बैलेंस रिमाइंडर कॉल क्या होती है? ऑटो सिस्टम जनरेटेड कॉल्स होती हैं जो इसी तरह से तमाम डिटेल्स बताती हैं पेशेंट को। कॉल सिस्टम जनरेटेड एक कॉल जो है वो जाएगी पेशेंट को और वो बताएगी कि आपकी जो लाइबिलिटीज है वो क्या है और किस किस डेट ऑफ सर्विस के लिए कितनी कितनी है। फिर ई स्टेटमेंट। ई स्टेटमेंट कैन ऑल्सो एनरोल इन द ई स्टेटमेंट फीचर प्रोवाइडेड बाय द मोस्ट ऑफ द billing offices. This feature facilitates the patient to see the statements online using the web portal or the mobile application. ठीक है, ई स्टेटमेंट की मोबाइल एप्लीकेशन, आप मोबाइल एप्लीकेशन या ऑनलाइन पोर्टल पे भी ई स्टेटमेंट पेशेंट देख सकता है, वहां पे वो चेक कर सकता है कि उसकी कितनी स्टेटमेंट्स आई हुई हैं। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट स्टेटमेंट का जो पेशेंट साइकिल है, बिलिंग साइकिल है, इसके अंदर एक डॉर्मेंट बैलेंस आएगा। डॉर्मेंट इज द स्टेट ऑफ द रेस्ट इनएक्टिव इन if the balance remain unpaid for the certain defined period, it is referred to the dormant balance. Doctor may be decide either to write off the balance or move to the collection. अब ये है डॉर्मेंट, बेसिकली वो स्टेज है जब क्या होगा, डॉक्टर जो है मजीद कोई एक्टिविटी या स्टेटमेंट नहीं भेजेगा डॉर्मेंट स्टेज पे आने के बाद। बस वो लास्ट उसने क्या क्या किया, हरी स्टेटमेंट भेज दी। उसके बाद वो क्या करता है, ये टिपिकली डोरमेंट का स्टेज आता है 90 डेज के बाद, जब जो एडिशनल बैलेंस रिमाइंडर कॉल्स या प्री कलेक्शन लेटर भेज दिए जाते हैं। उसके बाद जो है ये बेसिकली डॉक्टर को, डॉक्टर से फिर बिलिंग कंपनी जो है वो पूछती है, डॉक्टर खुद देखता है कि डोरमेंट की स्टेज में वो डिसाइड करता है कि जो रिमाइंडर जो हम बैलेंस रिमाइंडर कॉल्स दे रहे हैं या ई स्टेटमेंट भेज रहे हैं पेशेंट को, क्या मजीद उसे भेजनी चाहिए, या अगर वो उसको पे नहीं कर पाता तो उसको एडजस्ट कर दिया जाए, राइट ऑफ कर दिया जाए। इस स्टेज के ऊपर वो डिसाइड करता है।
अगर तो उसको वो राइट ऑफ करा देता है तो उसके बाद उसकी कोई भी स्टेटमेंट या बैलेंस रिमाइंडर कॉल पेशेंट को नहीं जाती। और अगर वो कलेक्शन एजेंसी में मूव कर देता है, कलेक्शन में मूव कर देता है, तो उसके बाद कलेक्शन एजेंसी जो है वो क्या करती है, वो पे कराती है, बेसिकली पेशेंट से वो इंटरेक्ट करती है, बिलिंग कंपनी या डॉक्टर नहीं करता। कलेक्शन इज द एक्टिविटी टू रिकवर द पेमेंट फॉर द ओवरड्यू बिल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करती है, ये काम जो है कलेक्शन के पास चला जाता है, फिर ये है कि हमारे एंड से निकल जाते हैं। ये हमारा टिपिकल 90 डेज का बिलिंग साइकिल है। डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी भी कर सकता है। डॉक्टर अगर चाहे तो महीने में 2 दफा स्टेटमेंट भी भिजवा सकते हैं, चाहे तो वो रोज भी स्टेटमेंट भिजवा सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि डॉक्टर आपका कौन से बिलिंग साइकिल को फॉलो कर रहा है। लेकिन नॉर्मली जो हम बिलिंग साइकिल फॉलो करते हैं वो ऐसे ही 90 डेज का बिलिंग साइकिल है। जैसे आज एक आइटमाइज स्टेटमेंट चली गई पेशेंट को, फिर उसके बाद जो है 30 डेज तक यानी 1 मंथ तक जो है मजीद कोई स्टेटमेंट नहीं भेजी जाएगी, उसको सेकेंड स्टेटमेंट 30 डेज पे भेजी जाएगी। ठीक है, 30 डेज पे भेजी जाएगी, या तो उसे स्टेटमेंट भेजी जाएगी या उसे एक बैलेंस रिमाइंडर कॉल जनरेट करवाई जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं होंगी, एक होगी, या तो स्टेटमेंट भेजी जाएगी या फर्स्ट बैलेंस रिमाइंडर कॉल होगी। फिर 60 डेज के बाद थर्ड स्टेटमेंट भेजी जाएगी या सेकेंड बैलेंस रिमाइंडर कॉल होगी। 90 डेज के बाद क्या होगा, एडिशनल बैलेंस रिमाइंडर कॉल होगी या स्टेटमेंट और या प्री कलेक्शन लेटर दिया जाएगा। ये वो स्टेज है जहां पे हमने कहा कि डॉर्मेंट आ जाती है। उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि राइट ऑफ कर दिया जाए या कलेक्शन में मूव कर दिया जाए। फिर जिन पेशेंट को कलेक्शन में मूव करना होगा डॉक्टर उनको कलेक्शन में मूव कर देगा, और जिनका बैलेंस राइट ऑफ करना होगा उनका बैलेंस राइट ऑफ। यहाँ पे आके हमारा जो है रेवेन्यू साइकिल भी खत्म हो गया और पेशेंट बिलिंग की जो साइकिल था वो भी एंड हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी मैडम, ये जो हमने बिलिंग देखा, तो हाँ, पेशेंट बिल हम खुद पेशेंट को भेजेंगे कि नहीं, डॉक्टर पेशेंट को भेजेगा? ये दोनों ये तरह जो से होता है। ये नंबर बेसिकली 4 नंबर पेशेंट, स्लाइड पे। ये जो पेशेंट स्टेटमेंट है बेसिकली ये दोनों तरह से होती है। कहीं पे ये ठीक। होता है कि जो पेशेंट स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर ने खुद ही ली होती है। ठीक है, अच्छा, बिलिंग में ठीक है। जो उसने दिया होता है, उसने वेरीफाई, उसने कहा होता है कि आप लोग वेरीफाई कर दो पेशेंट की लाइबिलिटीज और मुझे लिस्ट दे दो, मैं स्टेटमेंट भेज दूंगा। लेकिन ये होता है कि बिलिंग कंपनी ये स्टेटमेंट खुद जनरेट करती है। स्टेटमेंट हम कैसे जनरेट करते हैं, हमारी सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट होती है। हमारा प्रैक्टिस मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम पेशेंट बिलिंग कर रहे हो, वहां पे पेशेंट स्टेटमेंट जनरेट करने का ऑप्शन होता है। हमने कर कि जो पेशेंट की लाइबिलिटीज में पैसे पड़े हुए होते हैं उनको चेक करना जी होता मैम। है। वाकई में पेशेंट की लाइबिलिटीज हैं, हर पेशेंट को डबल चेक करते हैं और उसके बाद ये स्टेटमेंट जस्ट एक 1 क्लिक के ऊपर ये स्टेटमेंट जो है वो जनरेट हो जाती है। जनरेट। ठीक हो गया। सिंपल, ये कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं। ये सॉफ्टवेयर के अंदर पेशेंट स्टेटमेंट का फीचर होता है, वहां से चल। ठीक हो ठीक हो गया मैम। तो ये हमारा रेवेन्यू साइकिल खत्म हो गया। ओवरऑल हमारी बिलिंग की जितनी भी स्लाइड्स थी वो भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। यहाँ से कोई ऐसी पीछे स्लाइड हो जो कि हैदर आपने तो आपसे रह गई हो, मुझे बता दें। कंप्लायंस आपने कवर किया था, जी मैडम। फ्लो चार्ट देख लिया था, कोडिंग देख लिया था, बिलिंग सुपरविजन जहाँ पे डिफरेंट डॉक्टर्स का था वो देख लिया था, HMO PPO देख लिया था, इनरोलमेंट और पार्टिसिपेटिंग देख लिया था, डेमोग्राफिक सुपरविल ERA यूबीस भी देख लिया था, फॉलो अप स्ट्रेटेजीज नाइल मैनेजमेंट थी, अपील ड्राफ्टिंग हमने पढ़ा था कल, पेशेंट बिलिंग थी। ये चीजें टर्मिनोलॉजी तो वैसे भी आती नहीं थी। तो ये सारी चीजें हमारे पास यही बेसिक्स थी। बेसिक बिलिंग के अंदर यही सारी चीजें कवर होती हैं हमारी। तो हम लोग और ठीक। सारी चीजें कवर अप कर चुके हैं। अब हम लोग मंडे तो मेरा ख्याल है ऑफ है, मेमोरियल डे की छुट्टी है, US हॉलीडे बनता है। अम, मैं एक दफा कंफर्म भी करके HR से पूछ के आपको बता दूंगी, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है अभी तक के लिए कि मेमोरियल डे पे ऑफ है। लास्ट मंडे ऑफ में होता है, वो ऑफ होता है, हॉलीडे होता है। तो हमारे पास बच जाएंगे जी नेक्स्ट, कल का दिन है और हमारे पास नेक्स्ट वीक में हमारे पास दिन बच जाते हैं 4 दिन।
तो मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को, जो 2 आ रहा है फ्राइडे को, मैं आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम ले लूंगी, क्योंकि आप लोगों को मेरे हाथ से ज्वाइन किए हुए, जो आपका बैच था ज्वाइन किए हुए, किसी ने बाद में ज्वाइन किया, किसी ने जल्दी ज्वाइन किया, लेकिन जो रेगुलर क्लासेस होना शुरू हो गई थी वो हमारी होना शुरू हो गई थी। हमारी क्लास पहली कब थी? 5 को थी शायद। वैसे भी टोटल जो हमारे पास होते हैं, नहीं, मई फर्स्ट, हमारी मई पहली फर्स्ट क्लास से मई होती है। फर्स्ट को थी। हाँ जी। तो तो 2 जून को हमारा मंथ कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी हमारे पास क्लासेस जो बन रही होती हैं, स्केड्यूल क्लासेस जो बन रही होती हैं, 20 to 22 होती है मैक्सिमम, इतनी नहीं होती। तो वो जो पीछे से हम लोग छोड़ते गए, हम लोग दो दो साइड, जैसे कल हमने 2 टॉपिक्स को देख लिया था, कवर अप कर लिया था, जल्दी कर लिया, तो वो चीजें हम लोगों ने कवर अप कर ली हैं, जो बीच में थोड़ा सा नेट की वजह से 2-3 दिन जो हमारी, तो यहाँ तक तो चीजें जो है वो हमारी एक फ्लो के साथ चल ही रही हैं। कोई इशू है तो मुझे बता दीजिए। डिनायल मैनेजमेंट को रिपीट करा दूंगी, कल मैं रिपीट करा दूंगी डिनायल मैनेजमेंट को, वो इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा। इतना अच्छा नहीं था क्विज, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बहुत इजी सा क्विज मैंने बनाया था, ये इतना ऐसा रिजल्ट नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आपका अपील ड्राफ्टिंग कवर अप हो गया हुआ था? एक दफा ये हम थोड़ा सा फिर गो थ्रू कर लेते हैं रेवेन्यू साइकिल को, 10 एक मिनट, उसके बाद मैं इसे बाइंड अप। रेवेन्यू साइकिल में हम लोगों ने सारी चीजें कवर अप कर ली हैं। हमने देखा कि स्केजुलिंग हम बेसिकली कर नहीं रहे, स्केजुलिंग वैसे फोन के ऑनलाइन या पोर्टल्स के थ्रू हो जाती है, या पर्सनल जो हेल्थ केयर जो होता है ऐप, उसके थ्रू हो जाती है। एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन से हमने पढ़ा था कि एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन क्या होती है, कि एलिजिबिलिटी चेक करते हैं जब फ्रंट डेस्क में आके, अ, जब पेशेंट है अपना इंश्योरेंस कार्ड देता है, तो फ्रंट डेस्क जो होता है उसकी एलिजिबिलिटी वेरीफाई करके देखता है कि वो सर्विसेज के लिए एलिजिबल है और इस डेट के ऊपर उसकी इंश्योरेंस एक्टिव है, तो तभी वो सर्विसेज लेने के लिए पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजता है। फिर एक और चीज फ्रंट डेस्क पे देखी जाती है कि अगर कोई स्पेशलिटी है और कोई बंदा जो HMOs या PPOs HMOs प्लेन स्पेशली उसके पास है अगर, तो देखते हैं कि रेफरल लेकर आया है, रेफरल होगा तो PCP का रेफरल होना जरूरी है। सर्विसेज अगर थोड़ी सी बड़ी सर्विसेज लेने के लिए आया, तो जिनके लिए अथराइजेशन रिक्वायर्ड है, तो उसकी अथराइजेशन लेता है फ्रंट डेस्क, डॉक्टर ऑफिस लेता है, इंश्योरेंस से अथराइजेशन पेशेंट नहीं लेता। और उसी टाइम लेता है जब वो सर्विस रिक्वेस्ट कर रहा है पेशेंट की, मुझे ये सर्विस करनी है, और डॉक्टर ऑफिस देख रहा है कि ये सर्विस जो है उसके लिए अथराइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो अथराइजेशन की रिक्वेस्ट कर लेता है इंश्योरेंस से। विजिट होता है, उसका डेमोग्राफिक एंटर करता है, डेमोग्राफिक फिल होता है, फिर उसकी कोपे की कलेक्शन होती है, चेक करता है डॉक्टर, एग्जाम करता है, डायग्नोस्टिक और प्रोसीजर कोड होते हैं। उसके बाद क्या होता है, पेशेंट जाता है घर और बिल आता है बिलिंग कंपनी में, चार्ज कैप्चर करती है बिलिंग कंपनी, उसके पास इलेक्ट्रॉनिकली आता है, EHR में आता है, इंटरफेस से आता है, पेपर के थ्रू आता है, सुपर बिल जिस तरह से भी आता है वो अपने प्रैक्टिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर के अंदर उसे एंटर करती है। उसके बाद क्लेम को सबमिट कराती हैं। क्लेम 2 तरह से सबमिट होता है, एक डायरेक्ट सबमिशन होती है, दूसरा इनडायरेक्ट सबमिशन होती है। डायरेक्ट सबमिशन के अंदर डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम जा रहा है, इनडायरेक्ट सबमिशन के अंदर क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व है, क्लियरिंग हाउस से क्लियर होने के बाद क्लेम जा रहा है, और पेपर सबमिशन होती है, पेपर फॉर्म में क्लेम जा रहा है उन तमाम इंश्योरेंसेस को जिनका EDI सेटअप यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सेटअप नहीं बना हुआ। उसके बाद ये होता है कि
क्लेम्स के अंदर अगर कोई मसला हो रहा है तो हमने जैसे देखा कि डायरेक्ट सबमिशन और इनडायरेक्ट सबमिशन है। इनडायरेक्ट सबमिशन में क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली रिजेक्शन जो है वो पहले क्या होगी, क्लियरिंग हाउस से होगी, उसे फर्स्ट लेवल रिजेक्शन कहा जाएगा। और अगर इंश्योरेंस के लेवल से रिजेक्शन होगी तो उसे सेकेंड लेवल रिजेक्शन कहा जाएगा। और पेपर क्लेम जो डायरेक्टली गया था तो डायरेक्टली ही अगर रिजेक्ट हो गया तो डायरेक्ट टाइप की रिजेक्शन होगी। उसके बाद क्लेम अगर प्रोसेस हुआ, पे हो गया, तो पेमेंट आएगी। पेमेंट्स के आने की सूरत दो तरह की है, ईआरए के थ्रू और ईओबी के थ्रू। ईआरए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस। इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, डॉक्टर के अकाउंट में इंश्योरेंस कंपनी पैसे ट्रांसफर करा रही है और हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिकली ईआरएस आ रहे हैं। हमने क्या करना होता है, जस्ट क्रॉस चेक करना होता है, वेरीफाई करना होता है और हमने उसको 1 क्लिक पे पोस्ट करना होता है। 100 ऑफ पेशेंट भी हूँ एक ईआरए के अंदर तो वो क्या होता है, जिस 1 क्लिक के ऊपर क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन, सारी पेमेंट की डिटेल्स अकॉर्डिंगली उन पेशेंट्स की जिनकी वो डिटेल होती है उनके अंदर सिंक हो जाती है। ठीक है। और फिर ईओबी होती है वो जब मैनुअल आपको जिनका ईआरए सेटअप नहीं बना हुआ, जो इंश्योरेंस जो है चेक फॉर्म में डॉक्टर को पे कर रही हैं, वो एक चेक इशू करती हैं डॉक्टर के नाम पे, जो डॉक्टर को पहुंचता है तो डॉक्टर उसको कैश कराते हैं। कैश कराने के लिए वो अपने बैंक में जाके चेक सबमिट कराता है। 2 दिन के बाद जब उसका कैश हो जाता है चेक, तो वो बिलिंग कंपनी को चेक और चेक में जितने पेशेंट हैं उनकी डिटेल भेज देता है। और वो डिटेल जो है बिलिंग कंपनी क्या करती है, उस डिटेल को मैनुअली एंटर करती है पेशेंट्स के अंदर। अब मैनुअली एंटर करने के लिए बिलिंग कंपनी में जो भी बंदा काम कर रहा है, पेमेंट पोस्टर जो भी है, उसको इंडिविजुअली हर हर पेशेंट को खोल के हर हर पेशेंट के अंदर उसमें पेमेंट पोस्ट करनी होती है। अब ईओबी और ईआरए दोनों को देखें तो ईआरए एक क्विक होने वाला काम है, उसमें एरर का रेट नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली जो जा रहा है, जबकि ईओबी जो है वो टाइम टेकिंग है और उसमें एरर्स भी आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये क्लेम्स अगर उनके अंदर कोई इश्यू था तो वो पे नहीं हुए तो वो डिनाई हो जाते हैं। डिनाई होने वाले क्लेम के लिए क्या किया जाता है, डिनायल मैनेजमेंट की जाती है। डिनायल मैनेजमेंट में भी यही होता है कि कुरेक्टिव एक्शन लिया जाता है जो क्लेम जिस रीजन से डिनाई है। हमने डिनायल मैनेजमेंट में बहुत डिटेल से ये पढ़ा कि किस डिनाई की रीजन क्या होती है और अगर वो डिनाई आता है तो उस पर हमें क्या कुरेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। फिर एआर फॉलो अप आता है, ऐसे तमाम क्लेम्स जो कि हमारे पास अभी तक रिस्पॉन्स जिनका रिसीव नहीं हुआ हुआ, वो जो है वो क्लेम पेंडिंग पड़े हुए हैं। हम उनके रिस्पॉन्सेज को चेक करेंगे, उनके स्टेटसेस को चेक करेंगे और हम देखेंगे कि ये क्लेम आइदर पे है, डिनाई है, रिजेक्टेड है। क्या है कि हमारे पास कोई रिस्पॉन्सेज का रिसीव नहीं हुआ, ना ईओबी ना ईआरए। ऐसे क्लेम्स के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि स्टेटस पे जाएंगे। स्टेटस देखने के लिए हम इंश्योरेंस के पोर्टल, सबसे क्विक जो हमारा तरीका है, इंश्योरेंस के पोर्टल पे जाते हैं, हम वहां से स्टेटस को चेक करते हैं। नहीं तो आईवीआर के थ्रू इंश्योरेंस के नंबर पे कॉल करते हैं और हम क्या कहते हैं, वो जो कंप्यूटराइज एक सिस्टम जनरेटेड वॉइस होती है उसके थ्रू जो है वो हम स्टेटस ले सकते हैं। नहीं तो इंश्योरेंस के रिप्रेजेंटेटिव को लाइव कॉल करके हम क्लेम का स्टेटस ले सकते हैं। हमने फॉलो अप स्ट्रेटेजी पढ़ी थी कि पेड क्लेम हमें मिलते हैं तो हमने पोस्ट करना होता है। पेशेंट के पोर्शन के अंदर अगर वो कवर हुए होते हैं तो हम पेशेंट को पेशेंट की लाइबिलिटीज के लिए बिल करेंगे। अगर सेकेंडरी इंश्योरेंस नहीं है तो, सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो पहले सेकेंडरी को बिल करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम पेशेंट को बिल करेंगे। अगर क्लेम नॉट ऑन फाइल आ रहा है तो हम देखेंगे कि क्लेम नॉट ऑन फाइल क्यों है, अभी तक इंश्योरेंस को क्यों नहीं मिला हुआ। तो हम वो क्या करेंगे, हम देखेंगे क्लेम कहीं रिजेक्ट हुआ हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ हुआ है तो रिजेक्शन की रीजन ढूंढ के हम उसको रीसबमिट कराएंगे। अगर क्लेम हमारे पास डेफिनेटली डिनाई है तो उस पर करेक्टिव एक्शन लेके उसको रीसबमिट कराएंगे। ये हमारी सारी फॉलोअप की स्ट्रेटेजी। और पेशेंट बिलिंग और सेकेंडरी, ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेकेंडरी इंश्योरेंस को हम लोग सबमिट कराएंगे क्लेम अगर पेशेंट लाइबिलिटीज हैं और पेशेंट के पास सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो पेशेंट को बिल होने से पहले हमेशा उसकी सेकेंडरी इंश्योरेंस को बिल, सेकेंडरी इंश्योरेंस को बिल होने के बाद अगर कोई लाइबिलिटी रहती है तो पेशेंट को बिल होगा, नहीं रहती तो नहीं होगा। और अगर सेकेंडरी इंश्योरेंस नहीं है तो हम पेशेंट बिलिंग करेंगे। और पेशेंट बिलिंग करने का भी पूरा तरीका हम लोगों ने देख लिया है कि बेसिकली
पेशेंट बिलिंग का क्या साइकिल है और कैसे पेशेंट बिलिंग की जाएगी। ठीक है, 90 डेज का ड्यूरेशन है, 30 दिनों के बाद हमने स्टेटमेंट जनरेट करनी है, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट बिलिंग कर लेंगे। हमने यही देखा था कि रोल क्या है किसी भी बिलर के। वो डेमोग्राफिक एंट्री कर रहा है, डेफिनेटली उसने सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, करेक्टली एंटर करनी है, उसके बाद ही वो चार्ज कैप्चर करेगा। पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होगी तो पेशेंट का बिल बनेगा। चार्ज कैप्चर करेगा, बिल क्रिएट करेगा 100% एक्यूरेसी से। फिर उसने पेमेंट पोस्ट करनी है, ईओबीज आती हैं, ईआरए आते हैं, पेशेंट की पेमेंट आती है, ईमेल में आती है, किसी पोर्टल में आती है, उसको फाइंड आउट करनी है, ईआरए के थ्रू निकालनी है। तो वो पेमेंट्स जितनी भी होंगी पोस्ट करेगा। पेमेंट्स का भी टारगेट होता है, हर अकाउंट में हर डॉक्टर की एक मंथली कलेक्शन है। जैसे हमारी मंथली सैलरी है तो फिक्स पता है कि इतनी होती है, तो उसी तरह से डॉक्टर की एक एवरेज कलेक्शन होती है कि उसने एक महीने में कितना कमाना है। तो वो टारगेट बेसिकली होता है किसी भी बिलर को कि एटलीस्ट उसको उतनी पेमेंट जो है वो पोस्ट करनी है, या उतने चार्जेस इफेक्टिवली काम करने के जो जो डॉक्टर की एक्सपेक्टेशन थी, जो उसने एक आपको कलेक्शन दी भी है टोटल, कि एक मंथ में मेरी इतनी जो है वो कलेक्शन होती है, वो हम टारगेट को फुल करें। फिर फिर डिनायल मैनेजमेंट आ गया कि हमने करेक्टिव एक्शन ले लिए और हमने रीबिल कर दिए क्लेम्स को। करेक्टिव एक्शन हम लोग, डिनायल मैनेजमेंट हमने इफेक्टिवली बहुत ज्यादा इसलिए करनी होती है कि डेफिनेटली डिनायल क्या है, आपको डिनायल की वजह से पेमेंट डिले हो रही है, नहीं मिल रही, तो जब आप उन पे करेक्टिव एक्शन लोगे तो वो जो क्लेम जो पहले वाले हैं वो भी आपके पे हो जाएंगे। फिर फॉलो अप हमने देख लिया कि फॉलो अप आउटस्टैंडिंग क्लेम का करना होता है। अपील्स हमने पढ़ी थी कि अपील्स क्या है, कि हम लोगों ने रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट करनी है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, तो वो हमारी अपील्स थी। हमने बताया था कि अपील्स जो है पोर्टल्स के थ्रू भी जाती हैं, फैक्स भी जाता है और पोस्टल भी जाती हैं। जो इंश्योरेंस जिस तरह से अपील को एक्सेप्ट करती है उसको उसी फॉर्मेट के अंदर उसी तरीके से अपील भेजी जाती है। जो ऑनलाइन एक्सेप्ट कर लेती है उनको ऑनलाइन भेज देते हैं। जो फैक्स के थ्रू करती है तो हम क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर से हम लोग पहले, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि उनके पोर्टल से उनका जो अपील फॉर्म है वो डाउनलोड करते हैं, वो फिल करते हैं। फिर हम अपने प्रैक्टिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर से हिप्पा निकालते हैं, CMS 1500 जो हमने क्लेम बनाया है, क्रिएट किया हुआ है, वो एक फॉर्म के अंदर जो है बैक एंड पे सेव होता है। वो फॉर्म हमने निकालना होता है। सबमिशन प्रूफ निकालना होता है कि हमने फर्स्ट टाइम कब सबमिट कराया था क्लेम। उसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट जितने भी इंश्योरेंस को रिक्वायर्ड हैं वो अटैच कर देते हैं, और हम उसको फैक्स या मेल कर लेते हैं, या पोस्टल एड्रेस पे भिजवाने हो तो हमारी यूएस टीम भिजवा देती है। कम्युनिकेशन हमने डॉक्टर ऑफिस से भी करना होता है, डेली वीकली मंथली कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन होने की रीजन ये होती है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है हमको काम करते हुए फ्लो के अंदर, या उन्हें कोई कंसर्न हमसे है, तो ये चीजें अगर हमारी डेली मीटिंग या वीकली मंथली मीटिंग्स होती हैं तो उसमें वो क्लियर हो जाती हैं ये चीजें। तो वो मोस्टली ये होती है कि फोन के ऊपर कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स होती हैं, स्क्रीन शेयर करके हो रही होती हैं, जो चीज दिखानी होती है डॉक्टर को, कोई रिपोर्ट शेयर करनी हो, कोई कंसर्न हो, सॉफ्टवेयर खोल के हर चीज को वो एक दूसरे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। जहाँ पे उनको काम के लेवल पे कोई कंप्लेन हो वो भी बता देते हैं, कहीं पे अप्रिशिएट करना हो वो भी बता देते हैं, कोई नया काम देना हो, कुछ चेंज आया हो, हर चीज जो है डॉक्टर जो है वो आपको अपडेट रखते हैं, तभी आप उनको बेहतर तरीके से काम करके दे सकते हो। फिर हमने अपने डिपार्टमेंट से भी कोऑपरेट करना है। जैसे हमने जिक्र किया कि हमारे बहुत सारी डिपेंड करते हैं सॉफ्टवेयर के मामले में, सॉफ्टवेयर टीम पे डिपेंड कर रहे हैं। क्रीडेंशलिंग के मामले में, क्रीडेंशलिंग हमने पढ़ा था जब हमने पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर पढ़ा था। तो क्रीडेंशलिंग का प्रोसेस पढ़ा था कि क्रीडेंशलिंग क्या होती है। एनरोलमेंट रिक्वेस्ट करने के बाद जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है और वेरिफिकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, क्रीडेंशलिंग हो जाती है। तो क्रीडेंशलिंग डिपार्टमेंट हमारा ये देख रहा होता है कि कौन सी इंश्योरेंस के साथ डॉक्टर की क्रीडेंशलिंग बाकायदा हुई हुई है, क्योंकि क्रीडेंशलिंग अगर नहीं हुई हुई तो हुई होती तो इंश्योरेंस जो है उस डॉक्टर का क्लेम जो है वो प्रोसेस नहीं करती। और ऑल्दो पेशेंट इंश्योरेंस के साथ एक्टिव हो भी तो क्रीडेंशलिंग नहीं होती तो डॉक्टर का क्लेम नहीं करती वो प्रोसेस। तो इस तरह से फिर हमने देखना होता है कि क्रीडेंशलिंग प्रॉपरली हमारी अगर कहीं पर प्रॉब्लम करा रही है तो हम अपनी क्रीडेंशलिंग टीम से कंसल्ट करते हैं। फिर क्लाइंट रिलेशन टीम जो होती है वो डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट किए रहती है कंटिन्यूअसली, वो भी आपको हेल्प आउट करती है कोई भी प्रॉब्लम्स हो। तो ये सारे जो है आपके हेल्पिंग हैंड्स होते हैं जो आपको काम के फ्लो में हेल्प आउट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने HMOs और PPOs देखे थे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे भी इस लेवल पे भी बहुत ज्यादा एरर्स आते हैं बिलर्स के।
कि वो क्या करते हैं। बेसिकली हमारी इंश्योरेंसेस में एचएमओ और पीपीओ दो तरह के प्लान है, जो कि हमने मेडिकेयर के पार्ट सी के अंदर देखे थे, मैनेज केयर प्लान। ये दोनों मैनेज केयर प्लान से, मैनेज केयर प्लान का काम होता है बेसिकली कि ये देखते हैं कि किस तरह से मेडिकेयर या मेडिकेयर के बिहाफ में ज्यादा काम कर रहे होते हैं। मैनेज केयर प्लान दो तरह के होते, मेजॉरिटी दो तरह के होते हैं, वैसे 6 होते हैं, इनके आगे फर्दर भी पार्ट्स, लेकिन मोस्टली एचएमओज और पीपीओस को ही हम देखते हैं। एचएमओ हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है, लो इन कास्ट होती हैं, थोड़ा प्रीमियम होता है इनमें, थोड़ा कोपे को इंश्योरेंस डिटेक्टेबल होता है। लेकिन क्या होता है, ये थोड़ी स्पेशलिटीज को कवर करनी है और थोड़े एरियाज को कवर कर रही है, और इन नेटवर्क प्रोवाइडर को सिर्फ कवर करता है एचएमओ प्लेन। इन नेटवर्क प्रोवाइडर वो था जिसने अलाउड रेट जो है, हमने पार्टिसिपेशन के टाइम पे पढ़ा था कि पार्टिसिपेटिंग है उसने फीस स्केड्यूल मेडिकेयर का जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। ये सिर्फ आउट ऑफ नेटवर्क को तब एक्सेप्ट करती है जब इमरजेंसी होती है, वरना जो है वो एचएमओ प्लेन्स जो है आउट ऑफ नेटवर्क डॉक्टर्स की कवरेजेस नहीं देते। इनके लिए प्राइमरी केयर फिजिशियन का होना जरूरी है। एचएमओ प्लान्स के लिए हमेशा पेशेंट पहले प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाता है, उससे रेफरल लेता है और फिर स्पेशलिस्ट के पास जाता है। ये एचएमओ बेसिकली इसका काम करने का तरीका है। पीपीओ प्लान्स क्या होते हैं? प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन। नाम से जाहिर है कि प्रेफर्ड प्रोवाइडर जो भी प्रेफर करेंगे उस प्रोवाइडर के पास चले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी पीसीपी की जरूरत नहीं होता। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोग्राम है, हाई इन कास्ट है, इसके प्रीमियम भी ज्यादा है, कोपे को इंश्योरेंस और डिटेक्टेबल भी ज्यादा ही पेशेंट को बेयर करने पड़ते हैं। लेकिन ये क्या है, ये ज्यादा स्पेशलिटीज को कवर कर रहा है, ज्यादा एरियाज को कवर कर रहा है, ज्यादा हॉस्पिटल्स को कवर कर रहा है। ऑल ओवर द यूएस आप जो है पीपीओ प्लान वाले सर्विसेज ले सकते हैं, जबकि एचएमओस वाले लोकेलिटी में ज्यादातर ले सकते हैं। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में लोकेलिटी से बाहर सर्विसेज ले सकते हैं। अब क्या है कि हमारे जो पीपीओ प्लान्स होते हैं, पीपीओ प्लान्स में आपको प्राइमरी केयर फिजिशियन की जरूरत कभी भी नहीं होती। जब जिस डॉक्टर के पास जाएं आप जाके स्पेशलिटीज में कवर करवा सकते हैं, अपनी मर्जी के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ये ज्यादा एरिया ज्यादा स्पेशलिटीज को कवर कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये मैनेज केयर का प्लान वो लोग लेते हैं जिनको लग रहा होता है कि उनको ये सूटेबल है। ठीक है, दोनों प्लान्स लिए जा सकते हैं, दोनों प्लान्स के अपने अपनी तरह के फायदे हैं। तो हर जो पेशेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग लेता है प्लान को। पीपीओ जो है वो बिगर नेटवर्क है, जैसे मैंने आपको बताया कि नेशन वाइड काम करता है ये। ठीक है, नेटवर्क और आउट ऑफ नेटवर्क दोनों प्रोवाइडर को देख रहा है ये। ठीक, जबकि क्या है, पीपीओ जो है वो बिगर है, एचएमओ लोकेलिटी में है, तो डेफिनेटली स्मॉलर नेटवर्क है इसका। यूज एनी हॉस्पिटल डॉक्टर और स्पेशलिस्ट, और ये है लिमिटेड कर रहा है, लिमिटेड नंबर ऑफ हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर भी है, स्पेशलिस्ट भी है, स्पेशलिटीज भी है। ठीक है, पीपीओ क्या कर रहा है, नेटवर्क और इन नेटवर्क और आउट ऑफ नेटवर्क दोनों को कवर कर रहा है, जबकि इन नेटवर्क को कवर कर रहा है ये सिर्फ क्या कर रहा है, एचएमओ। जब कोई इमरजेंसी है तो एचएमओ जो है वो आउट ऑफ नेटवर्क की भी कवरेज इसको देता है। तो ये हमारे एचएमओ और पीपीओ प्लान होते हैं। ठीक है, फिर हम इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, काफी हो गई है। हम इसको कल हम लोग देखेंगे, रिवाइज करेंगे, कोई एक टॉपिक हम कर लेंगे रैंडमली, और उसके बाद हम लोग मंडे को अगर छुट्टी होती है तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन हम लोग सिक्वेंशियल टॉपिक्स को कर लेंगे, और हम लोग होपफुली जो है वो मैं फ्राइडे को जो है वो क्विज ले लूंगी, क्योंकि मेरा जो है आपके साथ जो है वो ट्रेनिंग का जो टाइम ड्यूरेशन वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं इसको प्लेस कर देती हूँ।